नमस्कार। आइए करते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। दो क्वेश्चन करेंगे इसमें भी, दोनों के दोनों डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। और देखते हैं ये कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला है हमारे पास डिफरेंसेस। व्हाट आर द डिफरेंसेस? तो डिफरेंस बताइए किस किस में? कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये तीन हैं। अब एग्ज़ाम में तीनों तो आते नहीं हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई से भी वो दो पूछ लेता है। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, इस तरीके से किसी में भी। तो एक ही डिफरेंस से आपका जो है यहाँ पर पूरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आप ना इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले जब ज़रूरत पड़ती है, जो अगर मैं इनको सीरियल नंबर दे दूं, तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन शुरू होने के पहले से ही इसका काम शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले अपना काम कर लेगा, कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर माल बनेगा, फिर बिकेगा, फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग के लिए फिर काम में आएगा क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये तो है पोस्टमार्टम ऑफ डेटा, जब सब कुछ हो जाता है सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग के लिए। और फिर इन दोनों का इस्तेमाल करके ये दोनों जो रिपोर्ट्स बनाएंगे, फिर उन दोनों का इस्तेमाल करते हुए जो मैनेजर्स हैं फिर वो डिसीज़न लेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए हम ये डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो आप इन तीनों की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद आप ये वाले जो मेन पॉइंट्स हैं फिर आप वो चलाइएगा। जैसे कि ये है आपका यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। भाई कौन कौन है? कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट। ये कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। आप प्रोडक्शन टू इनेबल द मैनेजमेंट। ये सिर्फ मैनेजमेंट के काम आते हैं, ये और किसी के काम नहीं आते, क्योंकि उनको कॉस्ट कंट्रोल करनी होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़र्स, जैसे कि शेयर होल्डर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स हो गए, पब्लिक हो गए। ये इंटरनल यूज़र्स के लिए भी होते हैं कंपनी के अंदर ही, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, मालिक हो गए, मैनेजर हो गए, इनके लिए भी और एक्सटर्नल्स के लिए भी वो यूज़ करते हैं। फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स। ये सिर्फ मैनेजर्स के काम आने वाले हैं, जो कि है हमारे इंटरनल यूज़र, क्योंकि वो उसके बेस पे डिसीज़न लेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे। अब है एम्स। उद्देश्य क्या है? एम्स एट फाइंडिंग कॉस्ट एंड फाइंडिंग वेज ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट। बस ये दो ही मेन पर्पज़ है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना और उसको कम करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है? फाइंडिंग अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस कंसर्न। सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना, इसका और कोई मतलब और कोई उद्देश्य नहीं है। और इसका है सिर्फ कॉस्ट को फाइंड आउट करना और उसे कम करना। फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, एम्स एट एनालाइजिंग। भाई एनालाइज करना होता है इसे, वेदर प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन प्रोडक्ट इन अ सर्टेन क्वांटिटी इज़ टू बी कैरिड ऑन। भाई किसका प्रोडक्शन बनाना है और कितना करना है, इसी से रिलेटेड ये सारे के सारे जो डिसीज़न है वो उसी पर ही फोकस होते हैं, क्योंकि जिसमें प्रॉफिट होगा वही माल बनाएंगे और जितना बनाने पर प्रॉफिट होगा उतना ही बनाएंगे। तीसरा इसमें डिफरेंस आता है पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग का, यानी रिपोर्ट कब बनती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग इज़ ऑन कॉन्टीन्यूस बेसिस, इसमें रिपोर्ट लगातार बनती रहती है। और दूसरे में यानी कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसमें आप जानते हैं बनते हैं P&L और बैलेंस शीट, और एक कब बनते हैं? एंड ऑफ द ईयर, साल के ख़त्म होने पर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस होती रहती है, इसमें वीकली भी होती है, मंथली भी होती है और डेली भी हो सकती है। फिर है लीगल सेंसिटिविटी, कानूनी पहलू यहाँ पर हम देखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ प्योरली वॉलंटरी। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट रखें ही रखें और कॉस्ट अकाउंटिंग करवाएं ही करवाएं, कॉस्ट ऑडिट करवाएं ही करवाएं। ये कंपनी के लिए 100% जो है वो वॉलंटरी है। जबकि कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके हिसाब से
अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टर्नओवर यानी सेल वगैरह अगर आपके बढ़ जाते हैं, उसको लाइन को क्रॉस कर देते हैं, तब आपके लिए कॉस्ट ऑडिट होना ज़रूरी है। ठीक है जी। वैसे जनरली देखा जाए तो कॉस्टिंग जो है वो आपकी मर्जी पर, आप कराओ नहीं कराओ। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड अंडर कंपनी लॉ, जो कंपनी लॉ उसके इनकम टैक्स के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, जैसे आपको टैक्स देना है, तो टैक्स देना है तो वो प्रॉफिट के ऊपर बेस करेगा, और प्रॉफिट पता चलेगा P&L से। तो यहाँ पर तो भाई कंपलसरी है, आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंट भी जो है वो पूरी तरह से वॉल्यूंटरी है, इसके अंदर जो है आपकी मर्जी है, ये तो आपको किसी को दिखाना नहीं, कोई कुछ करना नहीं तो डिसीज़न लेने के लिए होती है। फिर इसके अलावा अगला है हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्टिंग में बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट इन्वॉल्व। भाई कॉस्ट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पर कंसीडर करा जाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम होता है। आप जानते हैं कोई एक चीज़ घटती है तो एक चीज़ बढ़ती है, एक डेबिट होती है तो एक क्रेडिट होती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ये भी डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस करता है। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन फार्मूलाज एंड टेक्निक्स। यहाँ पर आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि कैस होते हैं, CAS होते हैं। ठीक है, और इसे जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की जो टॉप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी है हमारे इंडिया में ICAI, वो इसको बनाती है। और फाइनेंशियल अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और यहाँ पर होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इनको जो बनाने वाली जो बॉडी है उनका जो नाम है वो नाम शॉर्ट फॉर्म में तो एक जैसा है, लेकिन इनके नाम वैसे अलग अलग हैं और इनकी फुल फॉर्म जो है वो भी अलग अलग ही बनती है, बॉडी अलग अलग है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में इनके नाम एक जैसे लगते हैं। और वैसे इसके ऊपर अभी चल रहा है डिस्प्यूट के, इसको अलग कर दिया जाए, तो जब होगा तब देखा जाएगा। फिर इसके अलावा हमारा जो अगला है वो है मैनेजमेंट वाला। इज़ नॉट बाउंड, भाई यहाँ पर कोई बाउंडिंग नहीं है, नॉट बाउंड बाय एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये दोनों क्योंकि देखने में एक जैसे लगते हैं इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, पेपर में ये बहुत बार आता है। इसके अगर मीनिंग की बात करें, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कॉस्ट कंट्रोल का क्या मीनिंग है। ये एक टेक्निक है विच इज़ यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द कॉस्ट एज पर सेट स्टैंडर्ड इज़ नोन एज कॉस्ट कंट्रोल। इसमें कोशिश की जाती है कि हमने जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है कि कॉस्ट जो है इतने की आनी चाहिए, तो सारी की सारी कोशिश करी जाती है और कॉस्ट को उस सेट स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर लाने की कोशिश की जाती है। जैसे 5 रुपये की अगर हमने सेट कर ली कॉस्ट, तो बहुत कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे और कॉस्ट जो है 5 रुपये से बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें कॉस्ट रिडक्शन को, दिस इज़ अ टेक्निक टू इकोनोमाइज द यूनिट कॉस्ट विदाउट लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों का मतलब तो सेम है, कॉस्ट को कम करना है भाई, दोनों को कॉस्ट जो है वो कम करनी है, इसे भी कम करनी है और इसे भी कम करनी है, लेकिन क्वालिटी जो क्वालिटी मेंटेन करनी है तो वो सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन के अंदर ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट कंट्रोल में क्वालिटी डाउन हो सकती है। इसके बाद अगला देखें तो अगली जो है सेविंग से, तो यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हम कॉस्ट पर यूनिट को कम करने की कोशिश करते हैं, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, इसके अलावा रिटेंशन ऑफ क्वालिटी, मैंने बताया जैसे क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पर जो क्वालिटी है वो कम हो सकती है,
लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी है वो कम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अगर नेचर की बात करें तो नेचर क्या है, ये नेचर है टेम्पररी, यानी कि जैसे एक सोचा कि ये कॉस्ट हमारी 5 रुपये आनी चाहिए और वो कॉस्ट 5 रुपये आ गई तो फिर ये काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला मामला है यहाँ पर कभी भी ख़त्म नहीं होता है काम, यहाँ पर काम चलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट है। इसलिए कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल जो है वो बीच बीच में होता है, लेकिन जो कॉस्ट रिडक्शन है वो लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। अब देखें कि ध्यान किस पे दिया जाता है, स्पेशली यहाँ पर ध्यान देते हैं पास्ट और प्रेजेंट दोनों कॉस्ट पर, और यहाँ पर ध्यान देते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की कॉस्ट पर, क्योंकि ये जो है ना भाई ये तो लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और ये कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, इसमें बस एक बार कॉस्ट हमने कम कर दी और बस फिर हम जो है वो रुक गए। इसके बाद आता है एंड्स व्हेन, ये ख़त्म कब होता है, द प्री डिटरमाइंड टारगेट इज़ अचीव। जैसे मैंने आपको कहा एक सोचा था, एक स्टैंडर्ड सोचा था कि भाई इतनी कॉस्ट होनी चाहिए और वो स्टैंडर्ड हमने अचीव कर लिया तो बस अब हम रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई एंड नहीं है, यहाँ चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और फंक्शन किस तरह का है, ये है प्रिवेंटिव, यानी ये कॉस्ट को क्रॉस होने से रोकता है। अगर 5 रुपये की कॉस्ट सोची है तो ये नहीं है कि 5 रुपये से ऊपर जाने देंगे फिर उसके बाद कम कर लेंगे, ये पूरी कोशिश करेगा कि 5 रुपये तक ही कॉस्ट रहे, 5 रुपये से क्रॉस ही ना करे। लेकिन ये क्या है, ये करेक्टिव मेज़र है। यहाँ पर क्या होगा, हमने 5 रुपये सोची थी और 6 रुपये चली गई, अब 1 रुपये का क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। अब जगेंगे, अब नींद टूटेगी कि ये 1 रुपये कॉस्ट कैसे फालतू चली गई। अब इस 1 रुपये की कॉस्ट को नेगलेक्ट करने के लिए, नील करने के लिए अब सारे के सारे जो हैं वो एक्शंस लिए जाएंगे। तो ये होता है आपके कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट 2 डेफिनेशन थे, डिफरेंसेस थे, ये आपको अच्छे से करने चाहिए। और ये जो आपका ये वाला है, इसके अंदर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले मीनिंग, आप तीनों के मीनिंग डाल दीजिएगा सबसे पहले, बस आपने ये करना है। मीनिंग ऊपर वाली स्लाइड्स के अंदर आप देख ही चुके हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।